मिस्टर मैकमैन बात करते हैं कि किस तरीके से उनके दिमाग में ना कभी कभी दो कंप्यूटर्स चलते हैं। यानी कि अगर एक चीज वो सोच रहे हैं बिजनेस के बारे में, डब्ल्यूडब्ल्यूई को कैसे चलाना है, क्रिएटिव प्लान्स, तो उस तरफ उनका दिमाग रहेगा। लेकिन सेम टाइम पे वो किसी और चीज के बारे में भी सोच सकते हैं जिसका कुछ भी उस पहले थॉट से लेना देना नहीं है। और कभी कभार जब जरूरत पड़े तो वो तीसरा दिमाग या कंप्यूटर भी बाहर आ जाता है। और वो बोलते हैं कि जब उनको अपनी इस आदत का पता लगा तो वो जानते थे कि कहीं ना कहीं उनके लिए एक मुसीबत क्रिएट कर सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने वैसे ही जीना सीख लिया। और इंटरव्यूअर उनसे पूछता है 2021 में इंटरव्यू देते हुए कि अगर अभी तुम्हारा एक थॉट डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ जा रहा है, इस डॉक्यूमेंट्री की तरफ जा रहा है, तो अभी एग्जैक्टली इस टाइम पे तुम्हारा वो दूसरा दिमाग क्या सोच रहा है? और मिस्टर मैकमैन का आंसर था कि वो मेरा दूसरा दिमाग बहुत फन चीजों के बारे में सोच रहा है, वो फन चीजें जो इन्वॉल्व करती हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज। और ये हाँ गाइस खुद बोला मिस्टर मैकमैन ने। और आज हम इस वीडियो के अंदर फाइनल अपना एपिसोड लेके आए हैं मिस्टर मैकमैन डॉक्यूमेंट्री का, जहां पे मैं कुछ ऐसी बेकार, भद्दी, भयानक चीजों के बारे में बात करने वाला हूं जो अगर आप 18 से नीचे हैं, आपकी एज कम है, तो आपको नहीं सुननी चाहिए। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और क्लियर डिस्क्लेमर मैं आपको दे रहा हूं बिकॉज ये वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो कुछ वर्ड्स होंगे, कुछ इंसिडेंट्स होंगे जो शायद आपको एक मेंटल ट्रॉमा भी दे सकते हैं। बिकॉज ये है एपिसोड नंबर 6 ऑफ मिस्टर मैकमैन डॉक्यूमेंट्री, जिसका नाम है डार्केस्ट डिजास्टर्स। ना ही सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के जमाने से जो गंदी बैकस्टेज चीजें हुई, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिसने डब्ल्यूडब्ल्यूई में तहलका मचा के रख दिया, लोगों का दिल दहला के रख दिया, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो स्टोरी में घुसने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूं जिन्होंने सपोर्ट दिखाया इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर। लेकिन ये इस सीरीज की फाइनल वीडियो नहीं, आज 3 बजे आने वाला है मेरा रिव्यू, जहां मैं फाइनली अपने ओपिनियंस दे पाऊंगा इस पूरी डॉक्यूमेंट्री के ऊपर। उसके लिए आप स्टे ट्यून्ड रहें, दैट इज गोइंग टू बी अ कांट मिस। लेकिन अगर आपने पहले के 5 एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो वो उनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको आप जरूर जाके चेकआउट करें। लेकिन जब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और द रॉक डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़कर गए तो विंस मैकमैन को फिर से नए आइडियाज, फ्रेश आइडियाज लेकर आने थे। और हमने बात करी लास्ट एपिसोड में कि कैसे रूथलेस एग्रेशन एरा स्टार्ट हो चुकी थी और ऐसी एक स्टोरी विंस मैकमैन लेके आए रेसलमेनिया 23 में जो कि इन्वॉल्व कर रही थी डोनाल्ड ट्रंप को। और उस समय डोनाल्ड ट्रंप बॉबी लैशली को सपोर्ट कर रहे थे और विंस मैकमैन उमागा को लेके आते हैं और ये मैच सेटअप करा जाता है इन दोनों के बीच में कि जिसका भी सुपरस्टार हारेगा उसको अपना सर मुंडवाना पड़ेगा, ही विल हैव टू शेव हिज हेड। और ये बहुत ही बड़ी बात थी बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी इतने पॉपुलर हैं, इतने बड़े पॉलिटिक्स के फिगर हैं कि ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए बिगेस्ट पीपीवी अट्रैक्शन बन गई थी ऑफ ऑल टाइम। और इस पूरी स्टोरी लाइन में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने परफॉर्म करा वो तो अनबिलीवेबल था भाई, बिकॉज जिस तरीके से वो दिख रहे थे ऐसे कभी पता ही नहीं लग रहा था कि वो एक डब्ल्यूडब्ल्यूई के कैरेक्टर हैं या फिर एक्चुअली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं। और यहाँ पे पहली बार ऐसे एक लोगों को भी आइडिया मिला कि अगर पॉलिटिक्स के अंदर प्रो रेसलिंग घुसा दी जाए और ये दो वर्ल्ड्स को मर्ज कर दिया जाए तो एक कैसी पिक्चर पेंट हो सकती है। और इसी की वजह से विंस मैकमैन जो है इस पॉइंट पे अपने कैरेक्टर को बहुत सिलेक्टिव वेज में यूज कर रहे थे, बिकॉज अभी एटीट्यूड एरा नहीं, रूथलेस एग्रेशन एरा थी। और जहां पे बिल्कुल परफेक्टली सेट होता था उनका कैरेक्टर, वहीं पे वो हमें देखने को भी मिलता था। और इसके बाद उन्होंने अपने कैरेक्टर के इन्वॉल्विंग एक ऐसी स्टोरी सोची जो कि शायद अब लोग सुनते हैं तो कहते हैं व्हाट द हेल वाज दैट, बिकॉज मिस्टर मैकमैन ने सोचा क्यों ना एक ऐसी स्टोरी दिखाई जाए जहां पे मैं मर गया। और वहां पे वो एक प्रोमो कट करते हैं मंडे नाइट रॉ में, बिल्कुल उदास लग रहे हैं, वो वॉक करते करते जा रहे हैं, बैक स्टेज सारा रोस्टर देख रहा है कि आखिर मिस्टर मैकमैन को क्या हो गया। और जैसे ही वो अपनी लिमोजीन में बैठते हैं बम फट जाता है और वो पोस्ट ओपिनियन में कहते हैं परफेक्ट एडिटिंग थी वो, जिस तरीके से वो टीवी पे दिखा इनफैक्ट इतना रियल लगा कि लोग कॉल करके पूछना शुरू हो गए थे डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्या विंस मैकमैन ठीक है। और ये बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल डिसीजन बन गया था विंस के एंड पे। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कॉल करके पूछा डब्ल्यूडब्ल्यूई को क्या विंस मैकमैन को कोई चोट वोट तो नहीं लगी, बिकॉज इतना रियल वो एंगल था। तो इस शो में विंस मैकमैन का ये डेथ एंगल दिखाने के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको और आगे स्टोरी में कंटिन्यू करना चाह रही थी और मंडे नाइट रॉ पे एक पूरा ट्रिब्यूट एपिसोड बनने वाला था विंस मैकमैन की इस स्टोरी लाइन डेथ के ऊपर। लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि स्टोरी लाइन डेथ तो भाई हमें टीवी और शोज या मूवीज में देखने को मिलती है, लेकिन रियल लाइफ में अगर कोई डेथ हो जाए तो ऐसी स्टोरी लाइन आप उस समय दिखा नहीं सकते। और ट्रेजिकली और बहुत ही ज्यादा हॉरर स्टोरी ये थी कि इसी सेम दिन पे, इसी
सेम टाइम पे क्रिस बेनोआ वाज फाउंड डेड। सिर्फ वो नहीं बल्कि उनकी वाइफ नैन्सी और उनके बेटे डैनियल भी। और मिस्टर मैकमैन आते हैं इस खाली एरिना के अंदर, वो खड़े हुए हैं और रॉ में उनका प्रोमो एयर होता है कि किस तरीके से वो बोल रहे हैं कि स्टोरी लाइन में आज हम मंडे नाइट रॉ पे मेरी डेथ को ट्रिब्यूट देने वाले थे, लेकिन अब ये मंडे नाइट रॉ जो है वो क्रिस बेनोआ की डेथ के ऊपर होने वाली है। और वो लिटरली आके बता रहे हैं कि क्या पहले होने वाला था और अब क्या होगा, रियलिटी सच में क्या है। और पोस्ट ओपिनियन में विंस मैकमैन बोलते हैं कि उस टाइम पे हमें लग रहा था कि क्रिस बेनोआ एक कमाल का रेसलर है, क्रिस बेनोआ एक कमाल का इंसान भी था, तो उसको हमें डेफिनेटली एक ट्रिब्यूट देना चाहिए। लेकिन जब ये ट्रिब्यूट वाला एपिसोड शुरू हुआ और लोगों की आंखों से आंसू बह रहे थे, पता लगा शो के टाइम पे न्यूज ब्रेक हुई कि दैट इंसिडेंट वाज नॉट एन एक्सीडेंट, वो एक्चुअली में एक मर्डर और सुसाइड का केस था। बिकॉज क्रिस बेनोआ ने अपनी वाइफ को स्ट्रैंगल करके मारा, सेम चीज अपने बेटे के साथ भी करी और उसके बाद अपने घर में उन्होंने खुद को हैंग करके सुसाइड कर लिया। सो दिस वाज अ डिजास्टर। डब्ल्यूडब्ल्यू शॉक हो गई थी और उस पॉइंट पे एक बार फिर से सारी मीडिया डब्ल्यूडब्ल्यू के पीछे पड़ गई कि ये तो स्टेरॉइड की वजह से है। बिकॉज इतने ज्यादा स्टेरॉइड क्रिस बेनोआ को डब्ल्यूडब्ल्यू ने दे दिए, उनका दिमाग खराब हो गया था। लेकिन विंस मैकमैन और बाकी कई सारे लोग यहाँ पे बोलते हैं कि किस तरीके से स्टेरॉइड्स लेना, डजंट मैटर तुम कौन से स्टेरॉइड ले रहे हो, तुम्हारे दिमाग पे असर नहीं कर सकता, उस चीज का कोई कोरिलेशन नहीं था। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू को ऑब्वियसली उस पॉइंट पे मीडिया बर्बाद करना चाहती थी, तो ऐसे एलिगेशंस लगने स्टार्ट हो गए थे इस पूरी कंपनी पे। तो एक काफी इंटरेस्टिंग हाईलाइट इस पूरी स्टोरी के आगे अब हमें बताई जाती है कि क्रिस नोविंस्की नाम के एक न्यूरो साइंटिस्ट जो कि पहले एक डब्ल्यूडब्ल्यू सुपरस्टार भी रह चुके थे, उनका इस पूरी चीज पे क्या टेक था। बिकॉज उनका खुद का डब्ल्यूडब्ल्यू का करियर एक कंकशन की वजह से खत्म हो गया था। लेकिन उस टाइम पे बिकॉज कंकशन इतनी बड़ी चीज नहीं थी, लोग मानते थे अरे ये बंदा तो बहुत वीक है, चोट क्या लगी, इसका करियर खत्म हो गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने खुद जाके रिसर्च करी, बिकॉज वो एक हार्वर्ड के ग्रेजुएट थे और उनको पता लगा कि क्रिस बेनोआ को एक्चुअली में सीटीई था, यानी कि एक ऐसी बीमारी जो कि कांस्टेंट हेड पे जब तुम्हारे शॉट्स लगते हैं, जब तुम वहां पे पेन लेते हो, जब तुम वहां पे बम्प्स लेते हो, तो उस वजह से तुम्हारा बिहेवियर, इमोशन जो है वो पूरे तरीके से चेंज हो जाता है और इस तरीके से तुम डिप्रेशन में चले जाते हो और वो वर्स होता जाता है और बुरा होता जाता है जैसे जैसे टाइम गुजरता है। और यहाँ पे उस पॉइंट पे 2007 में इस बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं था, तो विंस मैकमैन एक इंटरव्यू में डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके का मॉन्स्टर था क्रिस बेनोआ, ये कभी कोई जान नहीं पाया, लेकिन क्या रियलिटी में वो डिजीज जो था उनको वही उनका असली मॉन्स्टर था। और यहाँ पे क्रिस बेनोआ के फादर को क्रिस नोविंस्की ये डॉक्टर कॉल करते हैं और इस पे रिसर्च करनी स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब डब्ल्यूडब्ल्यू को रीजन बताया जाता है कि सीटीई की वजह से क्रिस बेनोआ की डेथ हुई, तो बिल्कुल इस चीज को जो है स्पेक्युलेटिव बोल देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू की चीजें हैं। बिकॉज उसको ऐसे सर पे कैसे चोट लग सकती है, हम जो चीजें करते हैं ये वर्क है। अगर वो अपना फ्लाइंग हेडबट मारता है जो कि सिग्नेचर मूव था क्रिस बेनोआ का, वो सच में अपना सर तोड़ नहीं रहा भाई, हर बार वो सिर्फ दिखा रहा है ऐसा, लेकिन वो प्रोटेक्टिव है, उसको वो चोट लग नहीं रही वहां पे। और इस चीज को यहाँ पे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, हल्क होगन सब डिफेंड करते हैं और वो कहते हैं कि इतनी कोई कॉमन नहीं होती कंकशंस रेसलिंग में, कभी गलती से एक्सीडेंट हो सकते हैं, लेकिन अगर तुम एक ऐसे प्रो रेसलर हो जिनको बार बार कंकशन हो रही है तो तुम कुछ गलत कर रहे हो भाई। और इसी डॉक्टर के पीछे बाकी कंपनीज भी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की तरह पड़ी हुई थी उस टाइम पे, एनएफएल, एनएचएल, इनफैक्ट फीफा भी इस चीज से डिसएग्री कर रही थी कि कंकशंस आखिर इतना बड़ा इंपैक्ट कैसे ला सकती हैं। लेकिन यहाँ पे विंस मैकमैन ने इस डॉक्टर को खुद कॉल करा और उससे पूछा भाई तू आखिर कर क्या रहा है। वो कहते हैं अगर तू सच में अपनी रिसर्च से कुछ प्रूव करना चाहता है और कुछ लेके आ सकता है फैक्ट्स के साथ, तो मैं भी जानना चाहूंगा इस बात के बारे में। और उन्होंने इस डॉक्टर को इनवाइट करा कि वो आके डब्ल्यूडब्ल्यू के लॉकर रूम को सिखाएं। और जब उन्होंने बातें सामने रखी, कुछ स्टडीज सामने रखी, तो बहुत सारे चेंजेस डब्ल्यूडब्ल्यू में वहां से आने स्टार्ट हुए। कुछ मूव्स को बैन करा गया, जिनमें से एक था चेयर शॉट टू द हेड। अंडरटेकर यहाँ पे बात करते हैं कि जब उनको ये पता लगा तो बहुत पिस्ड ऑफ थे, बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरीज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था सर पे चेयर मार के खून निकालना, उससे बहुत डैमेज दिखता था, एक इमोशन दिखता था। लेकिन उनको वो बात समझ आई धीरे धीरे कि कैसे बेस्ट फॉर बिजनेस है कि इस चीज को वो करना बंद कर दें। और इस पॉइंट पे डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत सारी नेगेटिव पब्लिसिटी मिल रही थी, बिकॉज बेनोआ की डेथ हो चुकी थी और ये सारे एलिगेशंस उन पे आ रहे थे कि आखिर क्या गलतियां वो कर रहे हैं।
और ना ही सिर्फ क्रिस बेनोआ बल्कि और बहुत सारे यंग रेसलर्स की ऐसे डेथ हुई गाइस, जिनका स्टेरॉइड्स पे फिर से एक बार या फिर ड्रग यूजेज पे जो है सीधा नाम डाला गया। और इनके कुछ एग्जांपल्स हैं मिस्टर परफेक्ट, टेस्ट और एडी गरेरो। इनफैक्ट ब्रिटिश बुलडॉग भी जो 45 इयर्स या उससे कम की एज में जो है उनकी डेथ हो गई थी। और फैन रिएक्शन काफी डिफरेंट और वियर्ड था उस टाइम पे, बिकॉज ये लोग तो ऑब्वियसली रेसलर से पर्सनली रिलेट नहीं कर पा रहे, और अगर किसी रेसलर की डेथ के 2 हफ्ते बाद उनको नए स्टार्स टीवी पे देखने को मिल रहे हैं तो उनका शो तो आ रहा है, उनको क्या फर्क पड़ रहा है कि रेसलर की डेथ हुई तो उसका इंपैक्ट कहां पे और कैसे कैसे हो रहा है। और विंस मैकमैन इस पॉइंट पे एक इंटरव्यू में गए थे उस टाइम पे, जहां पे उनको पूरा गुस्सा आ गया और इस चीज को डिफेंड कर रहे थे, बिकॉज उनसे पूछा जाता है क्या तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो इन सारे यंग सुपरस्टार्स की डेथ्स की जो हो जा रही हैं, और मैकमैन बिल्कुल मना कर देते हैं कि मैं ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबल नहीं ले सकता, बिकॉज मेरी गलती नहीं है कि उन्होंने ड्रग्स लिए, मेरी गलती नहीं है कि उनकी क्या हैबिट्स थी, मैं क्या कर सकता हूं। और वो रिपोर्टर ने उनको इतना पुश किया कि मैकमैन गुस्से में आकर ऑलमोस्ट भाई उसकी गर्दन पकड़ने वाले थे। और यहाँ पे मैकमैन एक्सप्लेन करते हैं पोस्ट ओपिनियन के अंदर कि कैसे उस टाइम पे रेसलर्स जो है वो डॉक्टर्स से कुछ प्रिस्क्राइब ड्रग्स ले लेते थे और उसका यूज करते थे जस्ट टू फील गुड, और उसके बाद अगर उन ड्रग्स को तुम स्टेरॉइड्स के साथ मिला दोगे तो तुम्हारे दिल को पता नहीं लगेगा किस तरफ दौड़ना है, वो एक ऐसी हार्मफुल कॉकटेल बन जाती है जो फिर उसके बाद सीधा भाई तुम्हें जान से ही मारती है। और यहाँ पे बताया जाता है कि ये बैड मीडिया जो है, जबकि WWE को एक एंगल से काफी मिल रही थी, इतनी भी ज्यादा नहीं मिली उस पॉइंट पे, बिकॉज इतनी सारी तो डेथ्स हो रही थी लेकिन इतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं थी, बिकॉज मेन स्ट्रीम मीडिया इस फेक प्रोडक्ट को जैसे वो बुलाते हैं उसमें उनको रिसर्च करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन WWE और विंस मैकमैन ने मेक श्योर करा कि इतने सारे छोटे छोटे इंसिडेंट्स के बाद वो जरूर कुछ चेंजेस करें, जैसे कि कंकशन के रेगुलर टेस्ट होने स्टार्ट हुए, ड्रग पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करा गया, और WWE विंस मैकमैन इन सारे सुपरस्टार्स जो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर थे उनके रिहैब के लिए भी पे करना स्टार्ट किया, लेस कर दिया लोगों का स्केड्यूल, जो कि आजकल की डेट में तो और भी ज्यादा बढ़िया हो चुका है, लेकिन मेजर जरूर डाले गए जो कि ये मेक श्योर कर रहे थे कि सुपरस्टार्स की हेल्थ एंड सेफ्टी इज द नंबर 1 प्रायोरिटी। तो जैसा कि मैंने आपको अपने इंट्रो में बताया, ये पूरा एपिसोड होने वाला है डेडली डिजास्टर्स के ऊपर, और एक और ऐसा डेडली डिजास्टर जो कि अभी रिसेंट टाइम में तो नहीं, अब तो 10 साल हो गए, हुआ था रेसलमेनिया 30 में, एंड दैट वाज व्हेन द अंडरटेकर वाज फेसिंग ब्रॉक लेसनर। और वहां पे अंडरटेकर का ओरिजिनल डिसीजन प्लान था कि वो जीतेंगे, अपनी स्ट्रीक को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे विंस मैकमैन उस डिसीजन को चेंज कर देते हैं और उसी दिन अंडरटेकर को बताते हैं कि ब्रॉक जीतने वाला है। अंडरटेकर ने तो उनकी रिस्पेक्ट करी, लेकिन उस मैच में उनको बुरे तरीके से कंकशन हो जाती है, उनको कुछ याद नहीं है, आज तक इस तारीख तक वो कहते हैं मुझे याद नहीं है उस रिंग में उस रात क्या हुआ था। लेकिन मिस्टर मैकमैन का रीजन यहाँ पे ये था बिकॉज मैंने लास्ट मोमेंट पे अंडरटेकर को मैच का डिसीजन बताया कि चेंज हो चुका है, तो इसको इतना बड़ा झटका लगा, साइकोलॉजिकल शॉक लगा कि वो उस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया और उसके दिमाग जो है वहां पे फ्रीज हो गया और उसकी वजह से वैसा वो मैच रहा। तो यहाँ पे भी मिस्टर मैकमैन ने ऐसे आके नहीं बोला कि अंडरटेकर को कंकशन हुई, जबकि क्लियरली अंडरटेकर खुद कहते हैं कि रेसलमेनिया छोड़ के मिस्टर मैकमैन हॉस्पिटल गए थे उनको वहां पे टेक केयर करने के लिए, उनकी वाइफ को संभालने के लिए, बिकॉज ही ऑल्सो न्यू की चीजें काफी सीरियस है। और ये अंडरटेकर की बात को क्लियरली यहाँ पे विंस मैकमैन जो है वो मना कर देते हैं। तो अंडरटेकर इसके बाद खुद बात करते हैं अपनी विल के बारे में कि मेरी तो 18 सर्जरीज हुई हैं करियर में, लेकिन पेन कभी मुझे फील ही नहीं होता था। आज की तारीख में भी अगर मैं उठ के काम कर सकता हूं और मैचेस दे सकता हूं तो मैं देता, लेकिन अब जो है वो मैं कर नहीं सकता, लेकिन कभी मैंने गिव अप नहीं करा। अंडरटेकर वाज वन ऑफ दोज मोमेंट्स जो कि भाई आप कभी रिपीट नहीं कर सकते दोबारा हिस्ट्री में प्रोफेशनल रेसलिंग की। और अगर आपको अंडरटेकर की इस पूरी चीज के बारे में और डिटेल में सब कुछ जानना है तो इसके ऊपर भी भाई रेसल इंडिया पे डॉक्यूमेंट्री बनी है अंडरटेकर की द लास्ट राइड, आई थिंक उसके भी 6 एपिसोड्स हैं, जरूर उसको जाके चेकआउट करें, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और कोडी रोड्स बात करते हैं कि कैसे जब 2007 में वो WWE में आए तो काफी क्लीन एटमॉस्फेयर हो चुका था, बैकस्टेज वेलनेस पॉलिसीज आ चुकी थी और WWE ने अपना स्विच कर लिया था फ्रॉम TV 14 टू TV PG। ये चेंज ना सिर्फ हेल्थ और बाकी रीजंस की वजह से लाया गया बल्कि एडवर्टाइजिंग मेन रीजन था, बिकॉज उस टाइम पे कंटेंट चेंज हो रहा है, लोग चेंज हो रहे हैं, टाइम चेंज हो रहा है और ज्यादा फैमिली और किड्स को WWE अब टारगेट करना चाहती थी ताकि मैक्सिमम स्पॉन्सर्स उनको मिल सके और वो मैक्सिमम बिजनेस कर सकें। और अब WWE का प्रोडक्ट किसी का कोई गिल्टी प्लेजर नहीं था कि हमको तो ये देखना है, उस रीजन की वजह से ये ज्यादातर एक बैड टेस्ट बन गया था उन फैंस के लिए जो एटीट्यूड एरा से प्रोडक्ट को फॉलो कर रहे थे, बिकॉज अब कुछ भी
भी चीजें इस टेलीविजन शो के ऊपर सेम नहीं रही थी। लेकिन इस पूरी शिफ्ट के साथ एक विमेन्स एवोल्यूशन भी आई और हमने बात करी कि किस तरीके से एटीट्यूड एरा में बिल्कुल कदर नहीं करी जाती थी, फीमेल सुपरस्टार्स को टेकन फॉर ग्रांटेड एज खिलौना ट्रीट करा जाता था। लेकिन अब वैसा नहीं था, बिकॉज यहाँ पे हैशटैग गिव्स डीवा अ चांस का लोगों ने ही ट्रेंड स्टार्ट किया कि इक्वल टीवी टाइम मिलना चाहिए यहाँ पे लड़कियों को भी जो लड़कों को मिल रहा है। और इस पूरी चीज को जो है सबसे ज्यादा फिगर हेड कर रही थी स्टेफनी मैकमैन, जो कि उस टाइम पे चीफ ब्रांड ऑफिसर थी और साथ के साथ ट्रिपल एच क्रिएटिवली हेल्प कर रहे थे एज नंबर 2 फॉर विंसेंट कैनेडी मैकमैन। तो ये चेंजेस जैसे जैसे WWE में आए, एक और ऐसी चीज होने वाली थी जो कि फाइनली शायद रिलेशनशिप्स को इस मैकमैन फैमिली के अंदर सही कर सकती थी। और वो था वो कॉल जब विंस मैकमैन ने अपने बेटे शेन को किया और 2016 में डिसाइड करा कि इसको हमें वापस लेके आना है 6 साल बाद उसके कंपनी छोड़े हुए। और शेन मैकमैन यहाँ पे पोस्ट ओपिनियन में बात करते हैं कि कैसे उस दिन डिट्रॉइट मिशिगन में जब वो वापस आए, गूज़बम्प्स आते हैं, इमोशनल होते हैं। आज भी वो पोस्ट ओपिनियन में मैं खुद आपको बता सकता हूं भाई, वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न्स ऑफ ऑल टाइम, किसी को नहीं पता था। और शेन मैकमैन कंपनी में वापस आ गए उस पॉइंट पे जब विंस मैकमैन अपने ग्रैंडफादर की तरफ से एक अवार्ड देना चाहते थे स्टेफनी को। और उस टाइम पे यहाँ पे इतनी सेगमेंट हीटेड अप हो गई थी कि विंस मैकमैन ने एफ बॉम्ब भी ड्रॉप कर दिया था, दैट आई वांट टू एफिन सी यू लास्ट टाइम, कि भाई मैं एक बार तेरे को और पिटता हुआ देखना चाहता हूं। ये विंस मैकमैन ने उस दिन सेगमेंट में बोला था। और ये लीड करता है टुवर्ड्स द मैच एट रेसलमेनिया 32, जहां शेन मैकमैन लड़ रहे थे द अंडरटेकर से, जहां पे उनके बच्चे उनको अकंपनी कर रहे थे उनके एंट्रेंस में। और यहां पे पहली बार 7 साल में शेन मैकमैन वाज बैक इन अ WWE रिंग। और बताया जाता है किस तरीके से अपने करियर में हमेशा शेन मैकमैन ने एक बिट एक्स्ट्रा करने की कोशिश करी थी, क्योंकि वो अपने फादर को, अपने डैड को या फिर इस बिजनेसमैन मिस्टर मैकमैन को खुश करना चाहते थे, उनकी प्राइड लेना चाहते थे, रिस्पेक्ट जीतना चाहते थे। वो बताते हैं एक टाइम जब कर्ट एंगल को उनको शीशे में सुप्लेक्स करना था, 2 बार में शीशा टूटा नहीं, उन्होंने बोला ट्राई करते रहे। और तीसरी बार में जब वो सुप्लेक्स लगती है तो शेन मैकमैन इस शीशे के थ्रू गिरते हैं और सीधा खूनम खून हो जाते हैं भाई। इतना ही नहीं, हमने देखा है कि किस तरीके से वो बड़ी बड़ी फॉल्स ले रहे थे, रिस्क ले रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि मेरे खून में था रिस्क लेना, इसीलिए मेरे लिए शायद कहीं ना कहीं चीज एक्सेप्टेबल भी थी। और उन्होंने इसको फिर डुप्लीकेट करके दिखाया रेसलमेनिया 32, जब वो आइकॉनिक फॉल उन्होंने ली हेल इन अ सेल के ऊपर से कूद के। और वो दिन था जब विंस मैकमैन पोस्ट ओपिनियन में कहते हैं कि तब उनको रियलाइज हुआ कि शायद मैंने शेन मैकमैन को उतने पैट्स ऑन द बैक नहीं दिए, उतनी तारीफ नहीं करी उसकी जितनी मुझे शायद करनी चाहिए थी। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे अपने फादर से भी ऐसी कभी कोई तारीफें मिली नहीं थी, लेकिन उस दिन मैं बहुत ज्यादा प्राउड था। और उस समय एक मोमेंट ऐसी शेयर हुई शेन मैकमैन और विंस मैकमैन के बीच में बैक स्टेज एट रेसलमेनिया 32, जहां पे फाइनली इस बेटे ने अपने बाप को गले लगाया। और शेन मैकमैन वहां पे कान में बोलते हैं विंस मैकमैन के कि ऑल आई एवर वांटेड वाज टू अर्न योर रिस्पेक्ट। और उस दिन उन्होंने वो करके दिखाया, बिकॉज मिस्टर मैकमैन रो रहे हैं और पूरी चीज में दिख रहा है कि कितना इमोशनल और रियल वो मोमेंट था। तो इस बेटे ने तो फाइनली अपने फादर की आंखों में थोड़ी सी प्राइड देखी और वो रिस्पेक्ट को जीत लिया, जो कहीं ना कहीं इस पॉइंट पे शेन के लिए अर्न्ड भी थी। लेकिन ना ही सिर्फ शेन मैकमैन, और बहुत सारे ऐसे लोग पूरे रोस्टर पे हैं गाइस जो विंस मैकमैन को अपने फादर की तरह ट्रीट करते हैं, उस फिगर की तरह ट्रीट करते हैं। और मैकमैन भी कहते हैं कि ये सिर्फ अब मैकमैन फैमिली के बारे में नहीं है, ये WWE फैमिली के बारे में है, जिस तरीके से हम इस चीज को बिल्ड कर रहे हैं। और अंडरटेकर तो बोलते हैं इतनी तारीफ करके विंस मैकमैन की कि मैं उस बंदे के लिए गोली खाने के लिए भी तैयार हूं, इतनी ज्यादा उसने मेरी हेल्प करी है, इतने मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन इस पॉइंट पे सब लोगों को बेसिकली विंस मैकमैन का अप्रूवल चाहिए था, बिकॉज अगर बैक स्टेज तुम्हें विंस पसंद करता है तो तुम WWE में काफी अच्छा कर रहे हो, इंक्लूडिंग हिज ओन 2 किड्स, उनके खुद के बच्चे। और शेन मैकमैन जब वापस आए इस पॉइंट पे WWE में, तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में वही बात थी जो पहले भी थी कि अगर अब मैं अच्छा करता हूं, मुझे रिस्पेक्ट मिल चुकी है, तो शायद मैं नेक्स्ट इन लाइन वो मैकमैन बनने वाला हूं जो WWE के ऊपर जाएगा और उस पर फिर राज कर सकता है। लेकिन वो चीज अभी भी होने वाली नहीं थी और कभी ऐसा हुआ नहीं। लेकिन क्या इसका रीजन ये था क्योंकि स्टेफनी मैकमैन हर उस काम में अच्छी थी जो शेन मैकमैन को आना चाहिए। और ये गाइस काफी बड़ा रीजन भी था, बिकॉज शेन मैकमैन बनते तो एक ऐसे बॉस बनते जो कि बहुत अच्छा खासा बॉस है। और जब तुम एक नाइस गाय होते हो जिंदगी में तो लोगों को पता लग जाता है कि तुम्हारी एडवांटेज कैसे लेनी है। लेकिन स्टेफनी की एडवांटेज लेना इतना आसान था नहीं, और वो काफी क्लेवर थी अपने मूव्स और अपने बिजनेस में। और ये एक ऐसा टाइम भी चल रहा था WWE में जब विंस मैकमैन, ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन न्यूक्लियस पे थे WWE, और क्लियरली ऐसा दिख रहा था कि WWE नेटवर्क आया, उसने कमाल कर दिया, नहीं
नई टीवी डील साइन हुई जो उसके बाद जाके पीकॉक की $1 बिलियन वाली डील में कन्वर्ट हो गई थी। सोशल मीडिया पे WWE ने तबाही मचा रखी थी। तो ये क्लियरली लग रहा था कि अगर कभी भी कोई विंस मैकमैन की जगह लेगा तो वो ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन ही होंगे। इनफैक्ट इस सक्सेस के पीरियड में भाई बहुत फनी था ये 10 सेकंड की AEW की क्लिप दिखाई जाती है और उसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि एक कंपटीशन आया था जहां पे WWE का फॉर्मर सुपरस्टार कोडी रोड्स एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट था और फिर वो कुछ साल बाद वापस आ गया WWE में। मतलब हद है भाई जिस तरीके से उन्होंने एक्नॉलेज करा यहाँ पे AEW को, बहुत फनी मुझे लगा। लेकिन ये जो पावर स्ट्रगल चल रहा था जबकि शेन और स्टेफनी और ट्रिपल एच के दिमाग में था, विंस से किसी ने पूछा कि तू इस पोजीशन को छोड़ना चाहता है या फिर नहीं, बिकॉज विंस क्लियरली बोलते हैं कि जबकि हाँ मैं प्लान कर रहा हूं कि आगे मेरे क्या होगा, मेरे बाद क्या होगा, लेकिन वो डिपेंड करता है मेरी एबिलिटी पे और कब तक मैं इस चीज को खुद खींच सकता हूं। और क्लियर था ये बात कि विंस मैकमैन कभी रिटायर नहीं होने वाले और वो कहते हैं कि अगर मैं रिटायर हो गया तो मैं ग्रो होना बंद हो जाऊंगा और अगर मैं ग्रो होना बंद हो गया तो मैं तो भाई मर ही जाऊंगा। और वो कहते हैं मुझे कोई सिंपैथी नहीं है उन लोगों के लिए जो रिटायर जल्दी होना चाहते हैं, बिकॉज अगर तुम रिटायर जल्दी होना चाहते हो तो जाओ भाई मर जाओ, तुम्हारा इस धरती पे कोई काम नहीं है। तो ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियन उन्होंने शेयर किया और उसके बाद हल्क होगन, जॉन सीना, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी ये बात बोलते हैं कि उनके हिसाब से विंस मैकमैन कभी रिटायर नहीं होने वाले। और रेसलमेनिया 38 की ये बैकस्टेज क्लिप दिखाई जाती है जो मुझे देख के बहुत ही ज्यादा हंसी आई भाई कि कैसे विंस मैकमैन स्टनर खा के बैकस्टेज आए स्टोन कोल्ड की सेगमेंट के बाद और यहाँ पे सारा विमेंस रोस्टर उनको गले मिल रहा है जैसे पता नहीं भाई मेरे पापा वापस आ गए, मुझे स्कूल से लेने आ गए, मेरे बस स्टॉप पे आ गए ना, जैसे छोटे बच्चे गले लगाते हैं। ये फोटोज मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्लिप शायद डाल दूं यहाँ पे, लेकिन ये बहुत ज्यादा मुझे फनी लगा भाई, वन ऑफ द फनीएस्ट चीज। लेकिन ये फनी सी चीज यहीं पे खत्म हो जाती है कुछ सेकंड में, बिकॉज हम बात कर रहे हैं ऑब्वियसली डार्केस्ट डिजास्टर्स की। और क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि अगर विंस मैकमैन को रिटायर होना था कभी WWE से तो क्या लगेगा उनको रिटायर होने के लिए। और जून 2022 में एकदम से न्यूज आती है कि विंस मैकमैन स्टेप डाउन करने वाले हैं एज द चेयरमैन ऑफ WWE, बिकॉज $3 मिलियन उन्होंने सेटल करे हैं। हश पैक्ट ये उन्होंने एक सेटल किया है और टिप मिली थी रिपोर्टर्स को कि एक एनोनिमस ईमेल गई है WWE बोर्ड के पास कि $3 मिलियन की कोई सेटलमेंट हुई है, यानी कि विंस मैकमैन के अगेंस्ट जो एलिगेशंस लगे थे उसमें उन्होंने किसी का मुंह बंद कराया उनको $3 मिलियन देके। तो इस केस में सामने आया कि उन्होंने 4 लड़कियां इन्वॉल्व थी जिनमें से कुछ की सैलरी को डबल कर दिया ताकि वो उनके साथ एक कंसेंशुअल रिलेशनशिप में आ सके, यानी कि जबकि उनका कंसेंट था लेकिन वो एक सेक्सुअल रिलेशनशिप जरूर था। लेकिन फिर क्वेश्चन उठता है कि क्या ये सच में कंसेंट था या फिर सिर्फ बॉस को तुम मना नहीं कर सकते उसको ऑटोमेटिकली कंसेंट मान लिया जाता है। और यहां पे गाइस अभी भी जबकि विंस मैकमैन ने स्टेप डाउन कर लिया था वो क्रिएटिव को तो खुद ही चला रहे थे, सब कुछ खुद ही कर रहे थे। और इस न्यूज के बाद विंस मैकमैन अनाउंस करते हैं कि मैं स्मैकडाउन पे आने वाला हूं और स्मैकडाउन पे आके बेसिकली वो कहते हैं वेलकम एवरीबॉडी टू स्मैकडाउन और बस वहां से चले जाते हैं, बिकॉज ये एक एफयू था मीडिया के लिए और बाकी सब लोगों के लिए और रेटिंग्स लाने के लिए कि मैं तो यहीं का यहीं खड़ा रहूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन विंस मैकमैन जब आया लॉसूट उसके बाद नेटफ्लिक्स की इस डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने अपनी सारी फाइनल इंटरव्यूज को कैंसिल कर दिया और इसके बाद डायरेक्टली विंस मैकमैन से कोई बात नेटफ्लिक्स की हुई नहीं। लेकिन भाई अगर हम बात करें, इतनी बार मैं बोल चुका हूं कि विंस मास्टर थे ब्लर करने के लिए इन लाइंस को जो कि फिक्शन और रियलिटी के बीच में थी, लेकिन इन एक्शंस के बाद, इन लॉसूट्स के बाद, इन एलिगेशंस के बाद ये बात सामने आती है कि क्या वो ब्लर्ड लाइंस वाली चीज विंस मैकमैन जानबूझ के कर रहे थे, बिकॉज ये सारी चीजें जो शो पे फनी दिखाई जा रही थी, एटीट्यूड एरा में मजाक मस्ती में ली जा रही थी, क्या वो एक्चुअली में फनी थी या फिर बिहाइंड द सीन्स बहुत ही ज्यादा सीरियस और गंदी। बिकॉज ये एलिगेशंस यहाँ पे रुके नहीं, उसके बाद एक स्टोरी जब रिपोर्टर ने डिग करना स्टार्ट करा तो पुरानी सामने आई कि एक टैनिंग बूथ के अंदर विंस मैकमैन ने एक बार किसी लेडी को जो है वो असॉल्ट करा था सेक्सुअली, और फिर उस चीज को जबकि WWE ने मना कर दिया था कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, उसके कुछ ही हफ्तों बाद WWE टेलीविजन पे एक ऐसी स्टोरी देखने को मिलती है जहां पे एक बंदी एक इंसान के बिना कुछ करे ही ऐसे रोने लग जाती है कि जैसे उसके साथ कोई असॉल्ट हो दिया हो। और ऐसा गाइस एक एग्जांपल नहीं, मल्टीपल एग्जांपल्स थे। तो जितना ज्यादा WWE के ऊपर ये रिपोर्टर्स डिग करना शुरू कर रहे थे उतनी भयानक और भद्दी चीजें सामने बार बार आई जा रही थी। और ये $12 मिलियन सेटल हुए हैं 16 साल के टाइम पीरियड में, 4 लड़कियों को ये पैसा दिया गया, ये बात भी उसके बाद सामने आ गई, जिसमें से सबसे बड़ी सेटलमेंट $7.5 मिलियन की थी और जिस लड़की को ये पैसे दिए गए उसको विंस ने WWE से फायर भी कर दिया था। लेकिन इस पॉइंट पे अनाउंस करा जाता है दोबारा कि WWE से विंस मैकमैन रिटायर होने वाले हैं, और ये भी
उन्होंने कब करा, एक फ्राइडे आफ्टरनून को कुछ घंटे पहले स्मैकडाउन से, बिकॉज उनको पता है कि अगर अभी अनाउंसमेंट करेंगे कि विंस रिटायर हो गया तो लोग स्मैकडाउन को जरूर देखेंगे। और उस स्मैकडाउन में स्टेफनी आती हैं बाहर, वो विंस मैकमैन के बारे में अच्छी अच्छी बातें करती हैं, लोगों से थैंक यू विंस की चैंट्स लगाती हैं। और उसके बाद लोग सोच रहे हैं कि भाई अभी तक तो ये सब कुछ था, सब कुछ बढ़िया था, एकदम से ऐसे कैसे विंस सोच सकता है कि मुझे रिटायर होना है। लेकिन स्टेफनी मैकमैन को डब्ल्यूडब्ल्यूई का फेस बना दिया गया, ट्रिपल एच ने क्रिएटिव की लीड ले ली और हल्क होगन इस 2022 की इंटरव्यू में बोलते हैं कि भाई मेरे को नहीं लगता कि अगर विंस मैकमैन चला गया तो ये बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा। ये उनका ऑनेस्ट ओपिनियन था। लेकिन जैन 2023 में रिटायर होने के बावजूद विंस मैकमैन चले आए वापस इन डब्ल्यूडब्ल्यूई और ये थी एक व्हाट द एफ मोमेंट। दोबारा वो बन गए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। लेकिन फिर स्टेफनी मैकमैन ने उस पॉइंट पे रिजाइन क्यों कर दिया अपनी पोजीशन से, ये बहुत शॉकिंग था। लेकिन रूमर्स ऐसे आने लग गए थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई विंस बेचना चाहते हैं, सिर्फ इस वजह से वो वापस आए। और कोडी रोड्स कहते हैं मैं तो विंस को देख के शॉक नहीं, इस बात को देख के शॉक था कि लोग इससे शॉक क्यों हो रहे हैं कि विंस वापस आ गए। ये तो हम सभी एक्सपेक्ट भी कर रहे थे उस पॉइंट पे। लेकिन जबकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बोर्ड ने वोट आउट कर दिया था विंस मैकमैन को कि ये बंदा कभी वापस नहीं आएगा, मिस्टर मैकमैन के पास सबसे ज्यादा मेजॉरिटी पावर थी, तो उन्होंने बोर्ड के मेंबर्स को बाहर निकाल के उनको चेंज कर दिया। वो खुद वापस आ गए और उन्होंने रीजन दिया कि कोई बहुत क्लोज था मेरे से जिसने मुझे गलत बातों में फंसा के मुझे रिटायर होने की एडवाइस दी और वो एडवाइस बिल्कुल गलत थी। और यहाँ पे ऑब्वियसली वो बात कर रहे हैं स्टेफनी मैकमैन की। और यहाँ पे ब्रूस प्रिचर्ड बोल देते हैं कि ये सारी फेक बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को नहीं पता रियलिटी क्या है, ये सिर्फ बातें फैलाई जा रही हैं। और वो पूरा विंस को डिफेंड करते हैं। लेकिन फाइनली ये सेल आई एंडेवर की, जहां पे $21 बिलियन के मर्जर में यूएफसी और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनीज को मर्ज कर दिया गया। लेकिन फिर से कैच यहां पे यही था कि विंस मैकमैन को एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बना दिया गया। पर अभी चीजें हो गई थी अलग, बिकॉज इस बार एंडेवर ने मेक श्योर करा कि मेजॉरिटी पे जो 51% पे लोग बैठे हैं वो एंडेवर कंपनी से आएंगे और डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो लोग बोर्ड पे होंगे वो सिर्फ 49% ही हो सकते हैं। और पहली बार इन द हिस्ट्री अपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई खरीदने के बाद विंस मैकमैन के पास मेजॉरिटी पावर नहीं रही अपनी खुद की कंपनी में। तो जो एब्सोल्यूट कंट्रोल इतने सालों से मैकमैन ने बना के रखा था कि मैं ही भगवान हूं, मैं ही बॉस हूं, एंडेवर की इस सेल के बाद खत्म हो गया। लेकिन उस पॉइंट पे बिजनेस इतना बड़ा हो चुका था कि ये एक भाई कोई लास्ट नेम के बारे में नहीं था, किसी फैमिली की लेगेसी के बारे में नहीं था। पॉल हेमन कहते हैं सिर्फ इस बारे में था कि हु इज द बेस्ट क्वालिफाइड, कौन वो बंदा है जो कि सही डिसीजंस लेके इस कंपनी को आगे लेके जा सकता है। और उस पॉइंट पे ऑब्वियसली जो अभी लोग इन्वॉल्व हैं वो सही लोग माने गए। तो यहाँ पे सवाल नहीं था कि शेन को ये बिजनेस मिलेगा या स्टेफनी को ये बिजनेस मिलेगा, ये कुछ अलग ही कॉर्पोरेट हाथों में जाना जरूरी था ताकि इसका सक्सेस जो है वो मेक श्योर हो सके। लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट्स विंस मैकमैन के जाने के बाद हम जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा हाई हैं। और ऑब्वियसली नेटफ्लिक्स की डील जो $5 बिलियन के अंदर साइन हुई वो आइकॉनिक है, हिस्टोरिकल है फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। लेकिन ब्रूस प्रिचर्ड से यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री के बारे में रिव्यू लिया जाता है जो कि ऑब्वियसली तब पूरी कंप्लीट नहीं थी, लेकिन वो कहते हैं तुमने नेटफ्लिक्स एक बहुत बड़ी चीज मिस कर दी, तुमने विंस मैकमैन की ह्यूमन साइड तो दिखाई नहीं। और वो स्टोरी बताते हैं किस तरीके से 24 साल पहले विंस मैकमैन ने ब्रूस प्रिचर्ड की वाइफ को बचाया था कैंसर से, उनको बेस्ट ट्रीटमेंट के पैसे देके, और जबकि 4 साल उनकी वाइफ को बोले गए थे, आज 24 साल बाद भी वो जिंदा है। तो वो तो ऑब्वियसली सपोर्ट कर रहे हैं और वो कहते हैं कि अगर विंस गलत होता तो मैं उसके साथ रहता, लेकिन जब वो गलत ही नहीं है तो मैं उसको डिफेंड क्यों ना करूं। और 2 दिन बाद ये ब्रूस प्रिचर्ड की इंटरव्यू जब ली गई थी उसके बाद एक नई एक्यूजेशन आनी स्टार्ट हुई, एंड दैट वाज द बिगेस्ट होल फॉर मिस्टर मैकमैन, बिकॉज जेनेल ग्रांट उन 4 लड़कियों को जिनको पैसे सेटल करे गए उनमें से एक थी। और उन्होंने आके एक्यूजेशन लगाई विंस मैकमैन के ऊपर कि वो सालों पहले जो सेक्सुअल असॉल्ट हमारे ऊपर हुआ था वो कंसेंशुअल नहीं था, यानी कि हमारी कोई परमिशन नहीं उसके अंदर ली गई थी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई उस टाइम डेफिनेटली सरप्राइज हो गई थी, बिकॉज उनको नहीं लग रहा था कि एक और इतना बड़ा लॉसूट आके अब खड़ा हो जाएगा। और जब ये बात पता लगी और उसमें यह भी बताया गया कि ना ही सिर्फ जेनेल ग्रांट के साथ विंस मैकमैन ने सेक्सुअली अब्यूज किया था, लेकिन उनको वो ट्रैफिक भी कर रहे थे बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई मेल सुपरस्टार्स के पास, ताकि वो भी जो है उनको फिर सेक्सुअली असॉल्ट कर सकें। और साथ के साथ उनको धमकियां दे रहे थे कि हाँ भाई अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो तेरे को मैं जॉब से निकाल दूंगा, तेरी जिंदगी हराम कर दूंगा। और इनफैक्ट कुछ स्क्रीनशॉट्स जो कि मैं स्क्रीन पे थोड़े टाइम के लिए डाल देता हूं, आई विल अगेन से कि आप प्लीज 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 इसको ना पढ़ें, आपका दिमाग रॉट हो जाएगा, बिकॉज ये
शेयर करे गए पार्ट ऑफ दिस एक्विजिशन में कि कैसे विंस मैकमैन ये भद्दे वल्गर टेक्स्ट इस बंदी को लिख रहे थे, जेनेल ग्रांट को, और इस सारी एफ्ड अप शिट जो चल रही थी विंस मैकमैन के दिमाग में वो वर्ड्स के फॉर्म में। और जितना ज्यादा रिपोर्टर्स डिग कर रहे थे, निकल के आया एक और ऐसा नाम जो कि आता है सामने ब्रॉक लेसनर के नाम से, कि विंस मैकमैन ने जेनेल ग्रांट के साथ सेक्सुअल कोई रिलेशनशिप ब्रॉक लेसनर को करने को मिलेगा। इसकी गारंटी ब्रॉक लेसनर के कॉन्ट्रैक्ट में ही डाल दी थी जब 2021 में वो मेक श्योर करना चाहते थे कि ब्रॉक इस कंपनी को छोड़कर ना जाए। और ब्रॉक इस चीज में इन्वॉल्व थे, तभी इतने टाइम से ब्रॉक लेसनर भी अब हमको देखने को नहीं मिले। काफी ज्यादा जो है सॉलिड एविडेंस ब्रॉक के अगेंस्ट बोला जाता है कि मीडिया के पास है। और विंस मैकमैन यहाँ पे बेसिकली इस चीज को रिस्पॉन्स जब उन्होंने ऑफिशियली करा इन एलिगेशंस पे, तो उनका ये था कि सब कुछ झूठ है, बहुत गंदी बातें मेरे अगेंस्ट फैलाई जा रही हैं और मैं पूरा जितना जोर है उससे डिफेंड करूंगा। लेकिन बिकॉज ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द WWE यूनिवर्स, बिकॉज मैं अपने फैंस की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, मैं फाइनली स्टेप डाउन करने वाला हूं। और ये एक दिन बाद ही विंस मैकमैन ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया कंप्लीटली। और WWE में इस पॉइंट पे ना उनके पास कोई पावर थी ना उनका कोई ऑफिशियल रोल बचा। लेकिन विंस मैकमैन का स्टेप डाउन करना काफी नहीं था, बिकॉज अब तो रिपोर्टर्स और लोग जो डिग कर रहे हैं इस केस के अंदर, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, वो बहुत अंदर घुस चुके थे। और एक और चीज निकल के आई कि 2016 में एशली मसारो के साथ भी कुछ पेमेंट सेटल करी गई थी, बिकॉज उन्होंने मिस्टर मैकमैन की कंपनी के ऊपर ये असॉल्ट के जो है वो एलिगेशंस लगाए थे कि भाई जब वो कुवैत के टूर पे गई थी WWE के साथ, तो वहां किसी बंदे ने एक मिलिट्री का कॉस्प्ले करके उसको सेक्सुअली असॉल्ट किया था। और जबकि विंस को उसके बारे में पता था, उन्होंने कुछ भी उसके लिए नहीं करा। और एशली मसारो डाइड फ्रॉम सुसाइड इन 2019। और कुछ ऐसी स्टोरीज टीवी पर भी दिखाई गई एशली मसारो के साथ, जहां विंस मैकमैन उनको एम्बैरेस कर रहे हैं, उनको सुना रहे हैं और वो रो रही हैं उस स्टोरीज के अंदर। और ये सारा कुछ टेलीकास्ट करा गया ऑन लाइव टेलीविजन ऑन WWE। विंस मैकमैन के पास कोई मौका नहीं था, कुछ नहीं बचा था इस पॉइंट पे। सब कुछ जो है वो पैरों नीचे जमीन खिसक गई और सब कुछ गायब हो गया विंस मैकमैन का। और उनके पास अब एक ही चीज थी कि जो बचा हुआ स्टॉक है उसको वो बेच दें और कंप्लीटली वो अपना नाम हटा लें इस कंपनी से। लेकिन जब से वो चीज हुई और $2 बिलियन वर्थ विंस मैकमैन ने अपना स्टॉक बेचा है, WWE जो है उसने इतनी बड़ी छलांग लगाई है कि भाई रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स टूटते चढ़े जा रहे हैं। और बाकी सब बातें तो आप जानते ही हैं। रेसलमेनिया 40 जो रीसेंट रेसलमेनिया है इज द ग्रेटेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम। लेकिन फिर क्वेश्चन ये आता है इस सारी चीजें करने के बाद कि आखिर मिस्टर मैकमैन की लेगेसी क्या है, विंस मैकमैन को कैसे याद रखा जाएगा। विंस मैकमैन क्या बेस्ट प्रोमोटर हैं? क्या विंस मैकमैन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशनल रेसलिंग? और विंस मैकमैन खुद इस चीज का जवाब देते हैं कि उनकी लेगेसी क्या होगी। और एक बार फिर से बहुत चौंकाने वाला जवाब मुझे उनकी तरफ से सुनने को मिला। और वो कहते हैं कि भाई देख, इस पॉइंट पे तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो जो कैरेक्टर है और वो इंडिविजुअल है, उन दोनों में से सच क्या है। वो कहते हैं कि जबकि दोनों में से एक कैरेक्टर एग्जैजरेटेड है रियल लाइफ में, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सा कैरेक्टर ज्यादा एग्जैजरेटेड है। और वो कहते हैं कि भाई ये चीज मुझे भी नहीं पता। और इसका मतलब यह है कि विंस मैकमैन ये सारी चीजें करते करते इतना इसके अंदर घुस गए कि अब उनको भी डाउट होने लगा है क्या मिस्टर मैकमैन एक सच में कैरेक्टर था या फिर विंस मैकमैन और मिस्टर मैकमैन दोनों सेम ही लोग हैं। दिस वॉज एन एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल डॉक्यूमेंट्री। आप लोगों के लिए मैं हाथ जोड़ूंगा, थैंक यू सो मच जिन्होंने यहां तक सुना है। मुझे पता है मैंने आपको 2-2.5 घंटे का कंटेंट दिया है और ये डॉक्यूमेंट्री को हमने एंजॉय करा है। और ऐसी मैं चाहता हूं कि आप लोग बने रहें, बिकॉज रेसल इंडिया विल नॉट स्टॉप। ये कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर। और ये बात मैं आपको बोलते चले जा रहा हूं साल की शुरुआत से। और ये लॉ सूट जो है जेनेल ग्रांट का, इसके लिए करंटली इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं और इसी वजह से कोर्ट में कुछ नहीं हो रहा, बिकॉज जब तक इन्वेस्टिगेशंस पूरी नहीं होंगी इस लॉ सूट को जो है होल्ड पे डाला जाएगा। और करंटली विंस मैकमैन इज आउट और ब्रॉक लेसनर ने इसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं करा। तो फाइनली यहाँ पे हम अपने इस फाइनल एपिसोड को खत्म करने जा रहे हैं गाइस, जिसका नाम था डेडली डिजास्टर्स। और बहुत सारी भद्दी चीजें यहाँ पे हमने जानी, लेकिन एक और वीडियो अभी आप लोगों को देखने को मिलेगी जहां पे मैं रिव्यू करूंगा इस पूरी डॉक्यूमेंट्री को कि मेरा इस पे ओपिनियन क्या था। अब आप सब जान चुके हैं, आपको रियलिटी पता है, आप अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू में मैं बताऊंगा कि कितना सच मुझे लगा और क्या मेरे थॉट्स हैं जब ये सारे एपिसोड मैंने देख के आप लोगों तक भी पहुंचा दिए हैं। तो 3 बजे आज दोपहर को ही आपको वो रिव्यू की वीडियो देखने को मिल जाएगी। स्टे ट्यून फॉर दैट। यहां तक सुन लिया है तो भाई वेरी मच थैंक यू टू यू गाइस फॉर ऑल द सपोर्ट। तब तक के लिए मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।